सभी उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। मैं आपका बड़ा भाई लोकेंद्र सिंह पंवार और आज से मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की गणित पढ़ाने वाला हूँ और इसका शुरुआत हम पहले चैप्टर से करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, यदि आपका टारगेट है गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर आना तो आप सभी को बिल्कुल बेसिक से 100 तक अच्छे से पढ़ना है। 0 से शुरुआत करोगे तो हीरो जरूर बनोगे। किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 में तो आप सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको हर एक टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी नई नई चीजें भी आप साथ में सीखने वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कक्षा 10वीं का पहला लेक्चर और वो है हमारा वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है। अब इस वास्तविक संख्या में हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने संख्या पद्धति के नाम से सीखा है इसे। अब 9वीं और 10वीं की यदि मैं बात करता हूं तो कक्षा 9 और 10 में काफी सारे चैप्टर्स आपके सिमिलर चैप्टर्स है। सारी चीजें वहीं से आएगी हमारी और 10th क्लास में हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा, बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात की जाए तो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। आप यदि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आपको एक तो नंबर्स, संख्या, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, ये नजर आ रहा है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि आपको इसकी बेसिक जानकारी हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो तो मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ, क्योंकि एक नई शुरुआत है। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। यदि आपको पता है कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो 100 मार्क्स ही लेकर आने गणित में, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों टीचर्स का नाम रोशन करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सूरज बनना होगा। और सूरज बनोगे तो जलोगे जरूर, और अगर आप जलोगे तो गारंटी है आपको रोज उठना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। वही आपकी मेहनत आपको एक दिन रिजल्ट देगी, तब आप अपने जो भी ड्रीम्स है उन सभी को पूरा कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे धमाके की, क्योंकि इस धमाके के साथ में आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, आपको इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज कितना है। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यदि है तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आता है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए और चलते हैं हम आगे। चलो अगला क्वेश्चन, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये दोनों प्रश्न देखकर आप लोगों के मन में लड्डू फूट गए होंगे कि क्या सर, इन क्वेश्चंस को तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां बात की जा रही है प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्याएं जो शुरुआत 1 से करती हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मुझे पता है सारे बच्चों ने बहुत सही तरीके से इसका आंसर दे दिया होगा। पूर्ण संख्याओं की बात की जाए तो प्राकृतिक के बाद में क्या आता है, पूर्ण आता है। अब 1 तो आपको पता चल गया, 1 से पहले क्या आएगा, कुछ नहीं, 0। तो भैया इसकी शुरुआत कहां से होगी, 0 से। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तो आप लोग जो है 9th क्लास में ही जान चुके हो, है ना। और काफी सारे बच्चे तो छोटी छोटी क्लास 6 7 8 में भी जान चुके हैं, है ना। चलो, तो अब हम शुरुआत करते हैं बेटा यहाँ पर संख्याओं की या नंबर्स की। सबसे पहले हम अगर डेली लाइफ की बात करते हैं तो नंबर का उपयोग हमारे जीवन में बहुत सारी जगह होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल में रोल नंबर होंगे, है ना। एग्जाम में आपके रोल नंबर होंगे, जिस बस में आप स्कूल जाते हो उसके नंबर, बहुत सारे बच्चे अपनी गाड़ी से जाते होंगे तो उसके नंबर। आप लोगों ने देखा होगा बिना नंबर का हमारे जीवन में, मान लो कि कोई नंबर ही ना हो तो हम किसी चीज को कहते हैं ना कि निरूपित कर पाएंगे क्या, किसी को बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है, लेकिन हम बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं धनात्मक नंबर मिलते हैं, कहीं ऋणात्मक मिलते हैं, कहीं भिन्न रूप में मिलते हैं। तो हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन से नंबर को किस कैटेगरी में रखा गया है, हमें ये नहीं पता चलता। ये तो जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में रखा जाता है
यहां पर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो अब ये कंफ्यूजन आपका पूरा आज मैं दूर करने वाला हूं, बस पूरे सेशन को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। नंबर्स की बात करते हैं, वह गणितीय इकाई जिसका उपयोग नापने में, गिनने में और किसी का नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या। देखो किसी भी चीज को अगर हम नाप रहे तो क्या करते हैं, नंबर्स। भाई 4 फीट का है, 5 फीट का है, 6 फीट का है, नापने में तो काम आता है ना, मापने में। गिनने में, भैया अपने पास कितने रुपए हैं, फटाक से गिनने लग जाओगे, तो भैया गिनने का काम भी हो गया। नामकरण, आपने देखा होगा जितनी भी गाड़ियां होती है उन सब में जो है नंबर प्लेट रहती है, तो वो क्या, उनका नामकरण है। घरों का नंबर आपको पता है, फोन नंबर आपको पता है, तो ये सब क्या है, नामकरण है। तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर संख्या का उपयोग कर रहे हैं। गणित में कुल 10 अंक ही होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक, जिनसे आगे की ओर संख्याएं बनाई जा सकती है। 10 अंक कौन कौन से होते हैं, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये सारे जो अंक है हमारे, इनसे हम क्या करते हैं, संख्या बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो 0 और 1, ये जो 0 है ना, ये 0 बड़ा हम कहते हैं कि कमीनापंती वाला चीज है, ठीक है। कहना तो नहीं चाहिए पर हाँ, क्यों, देखो किसी के आगे लग जाता है ना तो उसकी दशा और दिशा दोनों बिगाड़ देता है, लेकिन किसी के पीछे लग जाता है ना तो बड़ी जिंदगी बना देता है। समझ गए हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये 0 जो है ये बड़ा अल्टीमेट है आपके लिए और मेरे लिए भी है। बाकी तो आपको पता है कि संख्याएं आप लोग इनसे आसानी से बना सकते हो। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रकार से संख्याओं के, और ये आता है आपके सामने प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, कैपिटल एन से। यदि कोई भी बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाता है, तो शुरुआत किससे कराई जाती है गणित में, भैया गिनती बोलिए। अब बच्चे को गिनती तो आती नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो बोल बेटा 1 2 3 4, हिंदी मीडियम का होगा तो ले बेटा बोल दे 1 2 3 4। तो आपने ये देखा है कि शुरुआत कहां से की जा रही है, 1 से की जा रही है। अब छोटा बच्चा है तो सबसे पहले 10 तक सिखाएंगे, फिर 10 तक सीख गया तो 20 तक, 30 तक। अब हमारे जैसे तो बड़े हो गए, तो हम क्या करते हैं, हम तो सीधी अनंत तक की बातें करते हैं। तो 1 से शुरुआत होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनका उपयोग गिनने में किया जाता है या इनको गिनती वाली संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है। क्लियर, ये आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा, सभी को पता है। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, और कहां तक जाती है, अनंत तक। ओके बेटा, क्लियर। चलो अगला नंबर आता है हमारे पास, किसका, प्राकृतिक संख्याओं का। एक लॉजिक बताता हूं। मान लो यदि आपको 2 प्राकृतिक संख्या दे दी जाए, क्या दे दी जाए बेटा, 2 प्राकृतिक संख्या दे दी जाए, और आपको कहा जाए इनका योग करो, तो इनका योग करने पर आपको रिजल्ट क्या मिलता है पता है क्या। कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या दे दी, जैसे 1 और 3, इन दोनों का योग किया, कितना मिला, 4। 5 और 9, दोनों का योग किया, कितना मिला, 14। 12 और 17, दोनों का योग किया, कितना मिला, 29। तो आप लोग क्या देख रहे हो, यहां पर 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट कैसा मिलता है, प्राकृतिक संख्या ही मिलता है। कैसा मिलता है बेटा, प्राकृतिक संख्या ही मिलता है। क्या ये चीज इनके व्यवकलन में संभव है, क्या ये चीज इनके व्यवकलन में संभव है। मान लो 2 प्राकृतिक संख्याओं का आप क्या कर रहे हो, व्यवकलन कर रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है। 2 प्राकृतिक संख्या है, दो प्राकृतिक संख्याओं का आप घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है। 2 प्राकृतिक संख्या का हम कर रहे हैं व्यवकलन, बोले तो घटाना, है ना, ये ध्यान रखना। अगर हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, चलो चेक कर लेते हैं। जैसे एक प्राकृतिक संख्या हमारे पास 5, दूसरी प्राकृतिक संख्या हमारे पास 12, हमें क्या करना है, घटाना है। मान लो 5 में से दूसरे को घटाना है तो 4 को घटाते हैं, कितना मिला, 1। 12 में से 9 को घटाते हैं, कितना मिला, 3। 56 में से 12 को घटाते हैं, कितना मिला, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 44, ठीक है।
आप क्या देख रहे हो, दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है। लेकिन मान लो मैं ये कहता हूं आपसे कि 12 में से आप घटाओ 56 को, तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस के 44। 57 में से आप घटा दो 58 को, कितना मिलेगा आपको, -1। हमने क्या देखा यहां पर, यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें रिजल्ट में प्राकृतिक संख्याएं मिल रही है, लेकिन यदि हम इन्हें घटाते हैं तो प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना, योग करने पर प्राकृतिक संख्याएं मिलेगी, लेकिन व्यवकलन करने पर मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। क्लियर? चलो भैया आगे देखते हैं। अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा। अब पूर्ण मतलब पूरा, तो पूरा क्यों यूज किया गया है यहां पर, क्योंकि यदि मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं कैसे निरूपित करूंगा उसको, मैं कहूंगा कि नहीं है ना, या मैं करूंगा अंडा, कुछ नहीं है भैया मेरे पास, 0 है, तो ये 0 यहीं पर आता है बेटा। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ में शून्य को भी ले लें, प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, अनंत तक, है ना। इसके साथ में किसको ले ले, अब शून्य को, तो ये सारी संख्या मिलकर क्या बनेगी, आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसको कैपिटल W से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, कैपिटल W से। इंग्लिश में कहा जाता है इसको होल नंबर। जो चीज अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के लिए सीखी है वही चीज हम यहां पर भी बात करते हैं, है ना। ध्यान से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो भैया यहां अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये सारी जो संख्या है ये सारी आपकी प्राकृतिक संख्या है, और ये जैसे इसमें जुड़ गया तो क्या बन गई, ये पूर्ण संख्याएं पूरी हो गई। चलो, दो पूर्ण संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग, यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हम, दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं, जैसे 0 + 7 कितना मिला, 7, 12 + 0 कितना मिला, 12, 27 + 13 कितना मिला, 40। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर हमें रिजल्ट में पूर्ण संख्या ही मिल रही है। क्या मिल रही है बेटा, पूर्ण संख्या ही मिल रही है। लेकिन क्या मैं इनको अगर घटाता हूं तो मुझे पूर्ण संख्या मिलेगी? दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन, दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन, दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर क्या मुझे पूर्ण संख्या मिलेगी या नहीं, चलो चेक करते हैं। जैसे मान लो उदाहरण दे देते हैं, 12 में से 6 को घटाया कितना मिला, 6, 7 में से 0 को घटाया कितना मिला, 7, है ना। मान लो मैं कहता हूं 0 में से घटाओ 7 को, कितना मिलेगा, -7। 26 में से घटाओ 27 को, कितना मिला, -1 मिला, हाँ या ना। 100 में से घटाओ 1000 को, कितना मिला, -900। तो भाई हमने यहां पर देखा कि यहां तो पूर्ण संख्या मिली, लेकिन यहां पूर्ण संख्या हमें नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम तो कह रहे हैं पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, 0 से, और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। माइनस का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, माइनस का कोई रोल ही नहीं है। तो जब माइनस का कोई रोल ही नहीं है तो हमें पूर्ण संख्या तो मिल नहीं रही। यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, लेकिन घटाते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर? यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को किसी तरह की परेशानी? फटाफट से बताओ भाई। नहीं? चलो अगला देखते हैं। अगला आता है हमारे पास पूर्णांक, और पूर्णांक को कहा जाता है इंग्लिश में इंटीजर्स। ठीक है, इसको कैपिटल आई या कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं हम। किससे करते हैं? कैपिटल आई या कैपिटल जेड से। देखो प्राकृतिक संख्याओं की बात हो गई 1 से अनंत, पूर्ण संख्याओं की बात हो गई 0 से अनंत, मतलब कि धनात्मक संख्याएं तो हमारी पूरी हो चुकी है। धनात्मक के अलावा संख्या ऋणात्मक भी तो होती है, तो धनात्मक संख्याओं के साथ साथ में हम यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं तो ये बनती है हमारी पूर्णांक संख्या। क्या कहा मैंने? धनात्मक के साथ साथ में यदि हम ऋणात्मक को भी ले लेते हैं तो ये संख्या हमारी बनती है पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती है उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ओके, अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इधर चलेंगे तो प्लस का अनंत आ जाएगा, इधर चलेंगे
तो माइनस का अनंत आ जाएगा। ठीक है, 0 से यदि हम सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, बोले तो दाएं भाग की तरफ, ये होगा इसका दायां भाग। क्या होगा? दायां भाग। ठीक है, क्या होगा? ये दायां भाग। और ये वाला जो भाग है 0 से इधर, ये हो गया इसका बायां भाग। क्या हो गया बेटा? बायां भाग। यहां ऊपर लिख देते हैं। चलो, ये हो गया इसका बायां भाग। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम बायां भाग। ओके, क्लियर? 0 से सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो धनात्मक संख्या मिलती है, और इधर चलते हैं तो ऋणात्मक मिलेगी। इधर मिलेगी धनात्मक, ठीक है, और इधर मिलेगी ऋणात्मक। ये ध्यान रखना। ओके, और ये जो 0 होता है, ये जीरो जो नजर आ रहा है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना? ये ना ही धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक। तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? धनात्मक पूर्णांक, ओके, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर शून्य पूर्णांक। क्लियर? शून्य पूर्णांक। आगे बात समझ में? ये जो 0 है, ये 0 ना ही धनात्मक में काउंट होगा ना ही ऋणात्मक में काउंट होगा। ये 0 रहता है आपका न्यूट्रल। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये था यहां पर छोटा सा किस्सा किसका? पूर्णांक का। अब पूर्णांक में यहां पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। इसको शून्य पूर्णांक को हम उदासीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अभी सारी चीजें मैं बताऊंगा उदासीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये धनात्मक भी नहीं होता, ऋणात्मक भी नहीं होता, इसलिए। चलो, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती है। ऋणात्मक संख्या -1 से लेकर -अनंत तक की सभी संख्याओं को ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं हम। ठीक है, उदासीन संख्या ऐसी संख्या जिनके ऊपर किसी भी ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका ना तो ऋणात्मक का कोई प्रभाव पड़ रहा है जिस पर, ना ही धनात्मक का कोई प्रभाव पड़ रहा है जिस पर, उसको हम कहते हैं यहां पर उदासीन संख्या। ओके बच्चा पार्टी, क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? फटाफट से बताइए। सारी चीजें क्लियर है यहां तक? सभी को मजा आ रहा है ना? एकदम बेसिक चीजें। चलो, अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक भी होते हैं। धनात्मक समपूर्णांक कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, है ना? इस तरह से। इसमें ऋणात्मक विषम पूर्णांक भी होते हैं, या धनात्मक विषम पूर्णांक भी होते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसी तरह से इसमें ऋणात्मक धन पूर्णांक, ऋणात्मक समपूर्णांक, ऋणात्मक समपूर्णांक कौन से होंगे? ऋणात्मक समपूर्णांक होंगे आपके -2, -4, -6, -8, इस तरह से। और ऋणात्मक विषम पूर्णांक, ऋणात्मक विषम पूर्णांक। ऋणात्मक विषम पूर्णांक कौन से होंगे? ऋणात्मक विषम पूर्णांक हो गया -1, -3, -5, -7, इस तरह से अनंत तक। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ओके, चलो भैया, अब चलते हैं हम भिन्न संख्याओं की तरफ। भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न क्या होते हैं? कि ऐसी संख्या जो संपूर्ण चीज, कोई भी आपकी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे मान लो आप लोग गए हो 5 दोस्त मिलकर एक पिज्जा खाने। कहां गए? पिज्जा खाने। ये आपका पिज्जा है, ठीक है, ये बनकर आ गया भैया इस तरह से। 4 दोस्त ही मान लेते हैं, है ना? 4 दोस्त। क्लियर? तो 4 दोस्त एक पिज्जा खाने गए हैं। अब ये पिज्जा खाने गए हैं तो इस पिज्जा में हम क्या देखते हैं? इस पिज्जा में हम देखते हैं 4 दोस्त, एक तो राहुल है, सोनू है, मोनू है और पिंटू है। क्लियर? ये इनके सामने पिज्जा आया भाई। क्या आया बेटा? ये पिज्जा आया।
अब मुझे ये बताओ सोनू का कितना भाग होगा? इस पूरे पिज्जा की कितनी स्लाइसेस की गई है? इस पूरे पिज्जा की यहां पर 4 स्लाइसेस की गई है। कितनी स्लाइस की गई है बेटा? 4 भाग में इसको बांटा है। तो इस संपूर्ण का भाग, इस संपूर्ण का कोई भाग, ठीक है, इस पूरे का कोई भाग, तो ये भाग किसका है? सोनू का। ये भाग किसका है? मोनू का, है ना। ये भाग किसका है? पिंटू का। और ये भाग किसका है? दीपू का। क्लियर? आगे बात समझ में? किसी को कोई परेशानी नहीं? तो सोनू का भाग कितना है? 1/4। एक भाग है, 4 भाग में से 1/4। दीपू का 1/4, मोनू का 1/4 और पिंटू का 1/4। बस ये आपका हो गया भिन्न रूप। इतनी सी बात है, यही आपको यहां पर समझना है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई परेशानी नहीं? चलो भाई, अब हम आगे बात करते हैं यहां पर परिमेय संख्याओं की, क्योंकि हमें जो है मेनली यहां पर हमारे टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि आपको बेसिक भी समझ में आ जाए सारी चीजें और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी ना हो, मजा भी आ जाए, है ना। चलो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न रूप क्यों बताया मैंने पहले? क्योंकि परिमेय संख्या में इसका उपयोग होगा, जिसमें Q का मान 0 कभी भी नहीं होगा। क्या कहा हमने? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P का मतलब हो गया अंश और Q का मतलब हो गया हर। ओके, क्लियर यहां तक? या फिर आप ये भी जान सकते हो कि जो ये भिन्न है, जैसे 4/5, ये क्या है? भिन्न है, तो इसको हम कहेंगे अंश और इसको कहेंगे हम हर। ठीक है, 12/9, 56/72, ये सभी क्या है? भिन्न रूप है आपके। क्लियर? चलिए भाई, अब यहां पर हम इसकी बात करते हैं बेटा। यहां ध्यान से देख अगर पा रहे हो आप लोग, तो हमने कहा है कि Q का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता चल रहा है कि P और Q जो है ये आपके पूर्णांक है, और पूर्णांक का क्या मतलब हो गया? ये आपके धनात्मक हो सकते हैं, ये आपके ऋणात्मक हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूं। देखो, 4/5 एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, 9/12 परिमेय संख्या का उदाहरण है, 1/7 परिमेय संख्या का उदाहरण है, 0.5 परिमेय संख्या का उदाहरण है, 12/36 परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं क्या ये 5/0 परिमेय संख्या होगी? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको भी तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर हम किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो हमें हमेशा अपरिभाषित मान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अपरिभाषित मान। क्या प्राप्त होता है बेटा? अपरिभाषित मान प्राप्त होता है। और जब अपरिभाषित मान प्राप्त होगा तो भैया हमारे पास तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं। इसीलिए कहा गया है P और Q पूर्णांक तो है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। आगे बात समझ में? हाँ या ना? चलो, अब देखो, जब आप परिमेय संख्याओं को भाग देते हो या कोई भी संख्या जब आपको अंश बटे हर के रूप में मिलती है तो आप भाग देते हो, तो आपको बहुत सी बार संख्याएं धनात्मक रूप में भी मिलती है, बहुत सी बार आप देखते हो ऋणात्मक रूप में भी मिल रही है, बहुत सी बार देख रहे हो दशमलव रूप में मिल रही है, बहुत सी बार हम ये भी देखते हैं कि 2-3 पद के बाद जो है दशमलव में आंसर आना बंद हो जाता है, दशमलव के बाद 1-2-3 पद कुछ भी आ जाते हैं, है ना। या फिर हम देखते हैं कि दशमलव के बाद में पद आते ही जाते हैं, पेज पे पेज भर दो फिर भी चलते ही जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आइए अब हम बात करते हैं यहां पर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, परिमेय संख्या जो है धनात्मक परिमेय संख्या भी होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी होती है। जो ये परिमेय संख्या है इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होगी? 5/7, 9/12, 36/53, ठीक है, ये 0.46, 0.333, ये सभी क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। यदि मैं यहां पर बात करता हूं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है आपकी -9/12,
56/27 माइनस के 12/36, ये सभी आपकी क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, इसका एक उदाहरण और मैं बता देता हूं, -56/-100, ये धनात्मक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस जो है यहां पर कट जाएगा तो धनात्मक बन जाएगा। क्लियर? चलो भाई, यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए अब हम इसके बात कर लेते हैं दशमलव प्रसार की। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको आगे में बहुत अच्छे से हर चीज को प्रिपेयर करवाना चाहता हूं। कभी भी आप इंग्लिश नाम देखकर घबराओगे नहीं कि यार ये तो क्या, मैंने कभी सुना ही नहीं, कहां से आया ये, ऐसा कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा। ओके, चलो, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है शांत, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है अशांत, जिसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। अब शांत नाम से ही समझ में आ रहा है, जो शांति वाला होगा। अशांत जो बड़ा मस्तीखोर होगा, ये बबुआ किसी की नहीं सुनेगा, ये तो सबका बैंड बजाएगा। ठीक है ना, ये जो है कौन है, ये वही फैजल है, तुम्हारे भाई का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तुम्हारा फैजलवा, वो यही है ना, अशांत है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है ना। चलो, तो यहां से अगर हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, हमें पता चल गया दो प्रकार से होता है, शांत और अशांत। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जब आप 13 में 8 का भाग दे रहे हो तो परिमेय संख्या है ये, फटाफट से बताओ हाँ या ना। आपका आंसर होगा हाँ सर, बिल्कुल है। चलो, अगर मैं 13 में 8 का भाग देता हूं, 13 में 8 का भाग देता हूं तो 8 एकम 8, ये 5। ठीक है, अब 5 छोटा हो गया तो लगाओ दशमलव 0, 8 पंजे 40, 8 6 48, तो ये 48। फिर कितना बचा, 2, दशमलव लग रहा है 0, तो 8 दूनी 16, लो भैया कितना बच गया 4, दशमलव लग रहा है लगाओ 0, 8 पंजे 40। तो भाई हमने यहां पर देखा कि हमें शेषफल क्या मिला, 0 मिला। शेषफल क्या मिला, 0 मिला। ये आपका होता है शेषफल, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भाजक, भागफल, और ये होता है आपका भाजक। ठीक है, ये आप सबको अच्छे से पता है, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 आया, मतलब कि जब आपने 13 में, क्या कहा मैंने, 13 में भाग किया 8 का, जब आपने 13 में 8 का भाग दिया तो आपको आंसर मिलता है 1.625। मतलब कि दशमलव के बाद में 3 अंकों के बाद में ये जो आंसर है वो खत्म हो गया, उसके बाद में नहीं मिला। अर्थात जिसका शेषफल 0 आ जाए उसे हम कहते हैं शांत। जब परिमेय संख्याओं में हम सॉल्व करते हैं, परिमेय संख्याओं को भाग देते हैं और शेषफल यदि 0 आ रहा है तो वो होगा हमारा शांत दशमलव। क्या होगा, शांत दशमलव, है ना। ठीक है, और अब बात करेंगे हम अशांत की। अभी और एग्जांपल्स में बताऊंगा, मजा आएगा आपको। एक एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि थोड़ा सा जो है मनोरंजन होता रहे। चलो दूसरे की बात करते हैं, जैसे 7 में भाग देना है 3 का। ठीक है, चलो ये तुम्हारा 7 और ये 3, 3 दूनी 6, 1 लगाओ दशमलव, ये 0, 3 तिया 9, घटाओ 1, फिर 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर घटाओ 1, 0 लगाओ, 3 तिया 9, फिर 1। अर्थात ये जो आप शेषफल देख रहे हो, ये शेषफल आपको मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। तो भैया इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अशांत। क्यों? क्योंकि ये जो है आगे चलता ही जाएगा। जब हम 7 में 3 का भाग देंगे तो 2.333333 ये हमें मिलता ही जाएगा, और जब ये हमें मिलता ही जाएगा तो ये आतंक फैलाएगा, क्योंकि सॉल्व तो हो नहीं रहा है, ये शेषफल 0 तो आ नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, जिसमें शेषफल 0 आ रहा है वो शांत है, जिसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा है वो अशांत है। बस आगे बात समझ में स्वाद आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से। क्लियर? चलो
तो शांत दशमलव क्या होता है, भाग के चरण की एक सीमित संख्या के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है, दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। अर्थात शेषफल यहां पर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, शांत दशमलव, जिसमें शेषफल 0, शांत दशमलव। लो भैया 12 में 20 का भाग दो, 0.6 आया। शांत दशमलव के बाद में 1 2 3 पद में आपका आंसर आ जाएगा, काम खत्म। 17 में भाग दे लो 25 का तो 0.68। दशमलव के बाद में देख लो 2 पद के बाद में आंसर आ गया। तो ये उदाहरण किसके हैं, शांत दशमलव के, जिसमें शेषफल 0, शांत दशमलव, जिसमें शेषफल 0 नहीं, अशांत दशमलव। बस चले आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अशांत, जिसमें शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल कभी भी 0 नहीं आ रहा है। भाग की संख्या के बाद दशमलव प्रसार कभी भी समाप्त नहीं होता है। जब दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में पुनरावृत्ति भी होगी और पुनरावृत्ति हो भी सकती है। यहां ध्यान रखना, पुनरावृत्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। जैसे आपने यहां देखा, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन जैसे 3 3 3 3 आते ही जा रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2.3 के बार के रूप में लिख सकते हैं। इस बार को बंधनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधनी। ठीक है, क्लियर। जैसे सर पे साफा बांधते ना, तो हम बांधना कहते हैं उसको, बांधा हुआ, तो वैसे इसको क्या कहा जाता है, बंधनी कहा जाता है। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो 17 में भाग देना है 6 का, तो ये आएगा 2.8 3 3 3 3, ये चलता जाएगा इस तरह से। क्या किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना, फटाफट से बताओ भाई। नहीं। चलो 77 में 210 का भाग देकर देखना, यहां पर भी आपको अशांत दशमलव मिलेगा। बस ठीक है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, 0.366666 इस तरह से मिलता जाएगा। तो ये क्या है, हमारा अशांत दशमलव है। क्या किसी को कोई परेशानी। यहां देखो अंक की पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतनी सी बात है। चले आगे, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। ध्यान रखना, भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। सबसे बड़ा देखो, भिन्न को भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में एक कंडीशन है कि q का मान 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा, ये तो भिन्न में भी नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं। ठीक है। और यहां पर हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या में p और q क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या में p और q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। बस, तो भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इतनी सी बात है, यही सबसे बड़ा इनमें अंतर है और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं। इस पर आप ध्यान देना। ठीक है। चलो भैया जी आगे चलते हैं। अगला नंबर आता है अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जिनका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि √3, √5, √2, √11, ये सभी जो है हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्याएं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। ध्यान रखना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपसे पूछा जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। लेकिन एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा अशांत अनावर्ती होगा। आवर्ती मतलब जो बार बार आ रहा है, आवर्ती, आवर्ती का मतलब रिपीट। ठीक है, बार बार आना, बार बार आना। और अनावर्ती एक बार,
ठीक है, अनावर्ती एक बार, बस बार बार नहीं, केवल एक ही बार आ रहा हो, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? इस कदर पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में ना डाउट आने भी नहीं दूंगा। तुम जो सोचोगे ना कि सर मेरे दिमाग में ये डाउट आ रहा है, थोड़ी सी शांति रखना, पूरा डाउट यहां से दिल से आवाज आ जाएगी कि खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया। ओके, चलो भाई अगली बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, और वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। एक बात ध्यान रखना, इसको हम फादर ऑफ नंबर भी कहते हैं, फादर ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के पिताजी, संख्याओं के पिताजी, संख्याओं के पिताजी, है ना। क्यों कहते हैं संख्याओं के पिताजी? क्योंकि घर का एक मुखिया होता है। क्या होता है? घर का एक मुखिया होता है। तो भैया जब घर का मुखिया होता है तो यहां पर भी तो मुखिया हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, परिमेय वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय संख्याओं से। किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों से। अब परिमेय संख्या में कौन कौन आता है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या में कौन आता है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, दोनों ही आते हैं। तो भैया इसमें परिमेय भी आ गई, परिमेय में तो ये सारी आ गए। पूर्णांक भाई इसमें रूट वाली भी आ गई, इसमें रूट वाली भी आ गई, इसमें 1 2 3 है ना, 4/3 -5 26/27 सब आ गए। इसमें धनात्मक ऋणात्मक भिन्न रूप में सब आ गए। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। इसीलिए हम इसको कहते हैं फादर ऑफ नंबर्स, जिसमें सब आ गए, जिसका एक मुखिया है और वो है वास्तविक संख्या है। ओके, आगे बात समझ में? चलिए भैया आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है बेटा? कंपोजिट नंबर। अगर आपको एक बार चार्ट रिपीट करना है, ध्यान से देखना है, तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या देखना चाहते हो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ जाएंगे, है ना। और इधर -1 -1 मिनट इस तरह से लिख देता हूं, है ना, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, और ये धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक तो सब आपको पता है। चलो भाई फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं हम इसके आगे। बहुत मजा आएगा आगे और ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेगी अभी तो आपको। ओके, चलो भाई अगला देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित होती है, या तो स्वयं से या एक, इनके अलावा अन्य किसी और से भी विभाजित हो। भाज्य, भाज्य मतलब विभाजित होना। भाज्य का मतलब विभाजित होना। किस किस से? एक से, स्वयं से और अन्य से। ये सभी क्या होगी आपकी भाज्य संख्या है। जैसे 4 देखो, इसके गुणनखंड करोगे तो 2 से विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है, और किससे हो रहा है? 4 से भी हो रहा है। स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी हो रहा है। 6 की बात करता हो तो 6 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है। 9 1 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है। 1 और स्वयं के अलावा 3 से और हो रही है। 10 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है जो स्वयं से, एक से और इसके अलावा अन्य से भी, वो क्या होगी? भाज्य संख्या। अगला आता है हमारे पास अभाज्य संख्या। वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहा जाता है इसको प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। क्लियर? क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। और इसमें एक उदाहरण और आएगा, 2। कौन आएगा? 2 भी इसमें ले लेना साथ में। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 23 इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो 2 किससे विभाजित होता है? या तो 1 से या स्वयं से। 3 1 से स्वयं से। 5 1 से या स्वयं से। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये जो 2 है ना, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं हम इसको, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और ये अभाज्य संख्या जो रहेगी वो भी कौन सी रहेगी, सम, ठीक है, सम अभाज्य संख्या। बाकी सारी ये विषम है, बाकी सारी ये विषम है, ठीक है। यहां पर इसमें इंग्लिश में इवन भी ऐड कर लो, क्लियर। ये सारी क्या है, ये सारी विषम है, विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या ये विषम अभाज्य संख्या, ओके। आगे बात समझ में सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। चले आगे, चलो भैया, ध्यान रखना, हमेशा काम आएगी। सहभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको कोप्राइम नंबर। दो या फिर दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक HCF केवल और केवल एक हो, जैसे 2 और 3, 2 और 3, इसके गुणनखंड करो, 1 और 2 आएंगे, 1 गुणा 2, इसके गुणनखंड करो 1 गुणा 3, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, जिनका HCF 1 आए। 8 और 9, 8 के गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके करो, और 1 भी ले सकते हो साथ में, है ना, इसके करो 3 गुणा 3 गुणा 1, तो कॉमन क्या आ रहा है, HCF 1, जिनका HCF 1 आता है। 5 और 7, 1 गुणा 5, 7 का 1 गुणा 7, इनका HCF कितना है, इनका HCF कितना बेटा, केवल और केवल 1, केवल और केवल 1, जिनका HCF केवल और केवल 1, वो क्या होता है आपका कोप्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या, ओके। चलो भाई, तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से आप लोग सीख सकते हो। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सारी हो, परिमेय संख्या जिनका पूर्ण वर्ग आराम से लिखा जा सकता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अविभाजित, ये जो अवास्तविक संख्या ना, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे। मैं बता देता हूं, जिनको हम आयोटा के रूप में लिखते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, यहाँ पर अवास्तविक संख्या, ओके। फटाक से नोट करो, चलते हैं फिर आगे। क्लियर बेटा यहां तक? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया है? चलो, अवास्तविक संख्या थोड़ा सा और बता दिया जाए। अवास्तविक संख्याओं को, जिनको हम a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं, ठीक है, a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक उदाहरण लिया है माइनस का रूट 6, है ना। तो देखो, अगर 6 होता तो मैं क्या लिख देता, इसको मैं रूट 2 गुणा 3 के रूप में भी लिख सकता था, है ना। लेकिन अब यहां पर इसको मैं क्या इस रूप में लिखूंगा, माइनस का 1 गुणा रूट 6, ठीक है। तो इस माइनस के रूट 1 को, इसको मैं क्या लिखता हूं, आयोटा के रूप में लिखता हूं। किसके रूप में? आयोटा के रूप में। तो ये हो जाएगा रूट 6 आयोटा। क्लियर? तो ये आप लोग जो है सारी चीजें आगे की क्लासों में पढ़ोगे, 11th क्लास में। बस ये ध्यान रख लेना, इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, इनको हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपके वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वैसे तो इनको है ना काल्पनिक संख्या हम बोलते हैं, आयोटा वाली जो संख्या होती है इसको आप काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये ए क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी वास्तविक और ये हमारी हो जाएगी काल्पनिक, है ना। क्लियर? इसीलिए इसको बोला गया है अवास्तविक। क्या बोला गया है बेटा? अवास्तविक संख्या। क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी? नहीं। सहभाज्य जिनका HCF कितना हो, 1 हो, महत्तम समापवर्तक कितना है, 1 आए। अभाज्य संख्या जो स्वयं से या 1 से विभाजित हो, और स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो 2 होगी, 2, ठीक है। भाज्य संख्या जो सभी से विभाजित हो, 2, 3, 4, 5 जिससे भी विभाजित हो रही है, 4, 1 से विभाजित, 2 से विभाजित और 4 से विभाजित, तो 1 और स्वयं के अलावा 2 से विभाजित हो रही है ना, ठीक है। चलो भाई, कुछ और रोचक तथ्य भी मैं बता देता हूं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे
बड़ी संख्या 4 अंक की सबसे छोटी आएगा, यहाँ पर बड़ी गलत लिख दिया है ना। मैं वही देख रहा हूँ यार, ये बड़ी बड़ी कैसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसा। सबसे छोटी आएगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है वो 1000। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, हमारे हाथ में ही तो है। लो भाई, क्लियर, कितनी होती 1000। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 10,000। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्लियर। चलो भाई, और पॉइंट्स जो है वो भी काम के बड़े, ध्यान से देख लो इन पॉइंट्स को। सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब बेसिक स्ट्रांग होगा ना आपका, तो एक अलग ही लेवल होगा आपके सीखने का, और आप डंके की चोट पर कह सकते हो कि यार वाक्य में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है। एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक जो है ना ही भाज्य होगी ना ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि एक को अगर 9 से गुणा करोगे 9 मिलेगा, एक को 12 से गुणा करोगे 12 मिल जाएगा, 9 में 1 का भाग दोगे 9 मिल जाएगा, 56 में 1 का भाग दोगे 56 मिल जाएगा। मतलब एक को यदि हम किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, वही संख्या मिलती है। इसीलिए कहा है एक न तो भाज्य है न अभाज्य। दो एक अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो अभाज्य संख्या के साथ साथ में एक सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जो वो क्या है 2। सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर, है ना, 2 को छोड़कर, यहां लिख लेना 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होगी। क्योंकि आपने देखा होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, तो 2 को हटा दो, बाकी सारी ये जो रहेगी विषम अभाज्य संख्या रहेगी। ठीक है, 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्या आती है। 1 से 25 तक की गिनती बोल लो, उसमें 9 अभाज्य संख्या आएगी। किसी भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। भाई 2 + 4 कर लो, कितना मिलेगा 6। 12 + 18 कर लो, कितना मिलेगा 30। भाई 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे तो सम परिणाम ही तो प्राप्त होगा। ओके, चलो भैया जी, अब चलते हैं एक धमाके की तरफ। धमाका नंबर 2 देख लेते हैं। क्या आप लोग रेडी हो? फटाफट से बताओ बेटा, क्या आप लोग रेडी हो धमाके के लिए? हाँ या ना? मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। चलो, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सम संख्या में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? इन जो संख्याएं न देख पा रहे हो आप लोग, इन संख्याओं में से आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या बताना है। √25, √16, √36/49 या √3, है ना, इस पूरे पे रूट है, इसका मतलब है √36/49। बताओ भैया जी, कौन सा आंसर सही है? ABCD। क्वेश्चन देखो ध्यान से और फिर आंसर देना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो मजा नहीं आएगा। क्लियर? आ जाओ, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न को एक अशांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है? इसमें से अशांत दशमलव के रूप में हम किसे लिख सकते हैं, ये आप बताओ। अशांत दशमलव के रूप में किसे लिख सकते हैं? 7/18, 11/250 या 21/28? बताओ भैया, ऑप्शन ABCD कौन सा सही आंसर है? चेक कर लिया जाए। आ जाओ, देखो इस √25 की बात करते हैं तो ये 5 का वर्ग होता है, √16 4 का वर्ग होता है, √36/49 बोले तो 6/7, क्योंकि 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। √3 क्या इसका पूर्ण वर्ग है? नहीं है। ये सारी तो क्या है आपके पूर्ण वर्ग है। अगर हम बात करें इन सबकी तो ये तो पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है, तो भैया जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वही तो अपरिमेय होगी, इसीलिए ये आंसर हमारा सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न को एक अशांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं? अब आपको क्या करना है, 7/18, 7 में 18 का भाग दो, भाग देकर देखना है, भाग देने पर क्या मिल रहा है। तो यहां पर 0.3888 इस तरह से मिलता रहेगा, है ना, ये आपको देखना है।
भाग देने पर, क्योंकि ये चीजें ही आपको समझनी है। जब आप 11/250 करोगे तो 0.0, इसमें आपको भाग देकर देखना है क्या मिल रहा है, तो 0.044 ऐसे कुछ मिलेगा। 21/28, 21/28, 21 में क्या करना है, 28 का भाग देना है, तो ये मिलेगा आपको 0.75 के रूप में। तो अब आप यहां देख रहे हो कि यहां पर हमारा क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। शेषफल जो है, शेषफल इसमें 0 के बराबर नहीं है। यहां आपका शेषफल जो आएगा, जब आप इसका भाग दोगे तो लास्ट में शेषफल 0 आएगा। यहां आपका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जो हमारी है अशांत दशमलव प्रसार के रूप में है। बस क्लियर, फटाफट से बताओ भाई, सभी को समझ में आ गया। चलो तो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने क्या देखा, नंबर्स, संख्याओं के बारे में, और टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के कौन कौन से प्रकार है। सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस चैप्टर का जो बेसिक था वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, रेडी रहना है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। और मैथ्स में अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, एक बात ध्यान रख लेना भाई, पूरे में से पूरे नंबर तभी आएंगे जब आप दिल से मेहनत करोगे और अपना 100% दोगे और प्रैक्टिस करोगे। रोज का पढ़ाया रोज, और क्वेश्चन रोजाना सॉल्व करने। अगर ये करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे में से पूरे नंबर लाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लियर है? तो चलो भैया, ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें अच्छे से सीखी आप लोगों ने, खूब मजा आया है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के लेक्चर्स के साथ। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद।